जब माँ बाप से बात करता था तो वो जब सुनते रहते थे, मैं उनकी ओर देखता रहता था बात करते हुए, तो उनकी आंखों में जो वो दिखता था एक कि हाँ सिलेक्शन होना चाहिए, और मैं भी सोचता था सिलेक्शन होने के बाद में इनको जो खुशी फील होगी मुझे वो चाहिए थी। तो मैं जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की तो मेरे सिंगल दिन ये दिमाग में नहीं आया कि मेरे सिलेक्शन नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी डाउट ही नहीं हुआ मुझे। तो अभी जैसा पहले ग्राफ भी बनाया था, तो इस एग्जाम के निकलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 25 के बाद से स्टार्ट होनी होती है। 25, 26, 27, 28 ये जो 4 साल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी डाउन होने लगता है। तो हाँ, तो विष्णु भाई आपका परिचय दो सबसे पहले तो। मेरा नाम विष्णु है और टॉप में डाराडाइन ग्राम से मैं बिलोंग करता हूँ। अभी RS 2023 में मैंने 98 रैंक सिक्योर की है। ओके, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ। सबसे पहले तो RS का विचार कब से आया? RS का विचार तो सर, मैं 11th 12th में कोटा IIT की तैयारी करने के लिए गया था। उस समय हमारे सीनियर थे जो हमारे गांव से ही है, सत्यनारायण भैया। तो उन्होंने IIT की तैयारी की तो मैं भी उनके पीछे नक्शे कदम पर चलते हुए चला गया। 11th करने के बाद मुझे लगा कि इधर इंजीनियरिंग फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और जो बीटेक कर रहे हैं वो भी वापस गवर्नमेंट सर्विसेज में ही आ रहे हैं। तो उस समय लगा कि चलो सिविल सर्विसेज की ओर चलते हैं। बीटेक वाले तो आजकल कहीं के नहीं रहे हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। कनेक्ट से कब से जुड़े हुए हो आप? कनेक्ट से मैं 2023 के मेंस की जब तैयारी कर रहा था उस टाइम नोट्स के थ्रू मैं परिचय कनेक्ट सिविल से हुआ है। साइंस टेक्नोलॉजी के नोट्स मैंने यहाँ देखे, तो जैसे एग्ज़ाम के पैटर्न को जब देखा तो लगा कि करंट अपने को पढ़ना है, साइंस डिपार्टमेंट की साइट्स देखनी है, बहुत सारी चीज़ें लगे कि साइंस के लिए ये सब कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन इन सब की भी तरफ ये देखा कनेक्ट के जो साइंस टेक के नोट्स, तो सारी चीज़ें उसमें समावेशित थी। तो फिर उसके बाद साइंस टेक के लिए तो मेरा टेंशन फ्री हो गया इससे। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा RPSC का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या स्ट्रैटेजी में बदलाव लाना चाहिए? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट की थिंकिंग यही है कि भाई नोट्स पढ़ लो, रट लो और चले जाओ। तो क्या चेंज? केवल नोट्स से तो काम नहीं होने वाला है, और जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अगर साधारण शब्दों में कहें तो अपने माइंड को ओपन रखना पड़ेगा। जिस प्रकार UPSC के एस्पायरेंट करते हैं उसी प्रकार से जो है RPSC भी अब उधर शिफ्ट हो रही है। करंट भी देखनी पड़ेगी, नोट्स भी देखने पड़ेंगे, मार्केट में और क्या ट्रेंड में चल रहा है वो भी देखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बुक्स भी देखनी पड़ेगी, और अगर कोई सब कुछ एक जगह समावेशित हो तो उससे भी काम हो सकता है। तो ये अभी जैसे RBSC NCERT वगैरह कुछ टॉपर्स बटे हुए हैं एक्चुअली। कुछ टॉपर्स बोलते हैं कि नहीं, कोचिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो। कुछ टॉपर्स बोलते हैं कि नहीं, आपको सब कुछ ही करना पड़ेगा। आपका क्या कहना है इस पर? मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई जैसे अपना स्कूल का और एजुकेशन का सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग देखें तो कोचिंग जरूरी है। अगर कोई बच्चा 11th 12th तो उसने अच्छे से पास कर लिए, उसके बाद कॉलेज सिर्फ जो है प्राइवेट BA BSc प्राइवेट तरीके से की हुई है, और कॉलेज में मजे किए हुए हैं, लेकिन पढ़ाई अच्छे से वो एकेडमिक्स अच्छे से हो नहीं रखी है। तो फिर एक बार कहीं भी फाउंडेशन अच्छे से कर लेना चाहिए, और अगर एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, तो सेल्फ भी किया जा सकता है। तो हेल्प ले सकते हो टेस्ट सीरीज वगैरह में, बाकी और डिपेंडेंट टेस्ट सीरीज तो मुझे तो लगता है मस्ट है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है। पहली बार RS के बारे में कैसे पता चला था? RS के बारे में 2019 में मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। अच्छा, सेकेंड ईयर में कोटा जब छोड़ के आए थे तभी ही दिमाग में था कि सिविल सर्विसेज को और जाना है। लेकिन जब UPSC और RPSC का देखा कि कहाँ पर कौन सी जॉब होती है, तो UPSC की जनरली होम स्टेट में नहीं मिलती है। मुझे ये था कि अपने स्टेट में ही काम करना है। और फिर दूसरा एक इंटरेस्टिंग ये था कि UPSC में पेपर बहुत सारे होते हैं, 7-8 पेपर मेंस के होते हैं, और RPSC में इधर 4 ही मेंस के थे। तो मुझे ये अपना अच्छा है, ये छोटा सा 4 पेपर है, ये अपने क्लियर कर लेंगे। तो इधर RS में शिफ्ट हो गए। फिर सही बात है। फैमिली वालों का कितना क्या सपोर्ट रहा? फैमिली वालों का पूरा 100% सपोर्ट रहा, शुरुआत से लेकर अंत तक। सबसे पहले तो बड़े भैया है तो उन्होंने जो है पारिवारिक जिम्मेदारियां संभाली। तो पापा जी का ये बिल्कुल प्रेशर नहीं था कि अब उनके लिए मुझे टेंशन करनी पड़े, उस ओर से मैं फ्री था। पापा ने जो है एक पेरेंट के साथ साथ में दोस्त की भूमिका निभाई है, कि मैं कभी डिमोटिवेट हुआ या टेंशन में हुआ, या कभी लगा कि बहुत टाइम हो गया पढ़ते हुए, अचानक से जो डाउनफॉल आता है तैयारी के दौरान कुछ टाइम के लिए, ऐसे
टाइम में हमेशा पापा जो है साथ में थे। उनसे मैंने जितनी देर मन चाहे उतनी देर बात की, वो हमेशा मेरी बातें सुनते थे। घंटों बैठ के मैं बोल रहा हूँ वो सुनते रहते थे। उससे मेरा बिल्कुल मैं रिफ्रेश हो जाता था, वापस नए सिरे से स्टार्ट करता था। ऐसा कोई प्रेशर दबाव नहीं था घर वालों की तरफ से कि बिल्कुल भाई भी इस नहीं। अटेम्प्ट में निकालना ही है? और ये बिल्कुल भी नहीं था। तो ये पॉजिटिवली काम करती है ये चीज़ें, है ना? बहुत बहुत सही। पेरेंट्स के लिए तो ज़रूरी है कि वो बिल्कुल फ्री छोड़ दे। मेरे तो जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये तक नहीं कहा कभी कि तुझे सेलेक्ट होना है। उनका तो ये था कि तुझे जो करना है वो कर, सिलेक्शन नहीं होता तो भी अपने कोई दिक्कत नहीं है, घर पे आराम से काम कर लेंगे, लेकिन जब तक मन करता है तब तक तैयारी करो। बस यही था उनका। मतलब मैं मोस्टली जिन भी टॉपर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ ये बात मुझे बहुत कॉमन मिली कि जिन पेरेंट्स ने फ्रीडम दी है, अनड्यू प्रेशर नहीं बनाया, वो बच्चे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। बिल्कुल। और जैसे टाइम लगता है, 7 साल तो आपकी जर्नी रही है, तो फेलियर्स भी बहुत सारे देखे होंगे। बिल्कुल। बताओ कुछ अपने फेलियर्स के बारे में। जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उस टाइम तो कोरोना लग गया था, तो मैं कहीं फाउंडेशन कोर्स कर रहा था, उसमें कोरोना की वजह से क्लासेस नहीं हुई थी। तो उसके चलते जब क्लासेस नहीं होती मैं उन्हीं पे डिपेंडेंट था उस टाइम, क्योंकि शुरुआत में इतना गाइडेंस वगैरह नहीं होता। तो कोरोना में क्लासेस नहीं हुई। उसके बाद एक टाइम निकला, फिर जैसे वैकेंसी आ गई 2021 में, कोरोना भी खत्म हो चुका था, क्लासेस भी स्टार्ट हुई थी, वैकेंसी आ गई, तो सारा कुछ मटेरियल एक साथ पढ़ना पड़ा। प्रीलिम्स क्लियर हो गया, उसमें मेंस क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन मेंस देने के बाद में यह था जहन में कि कुछ कमियां रही है, जैसे 4th पेपर में हो गया, एथिक्स में मेरे बड़े क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर में 3-3 नंबर मिल रहे थे, और इकोनॉमी में प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं स्टैटिक पढ़ा हुआ था, सर्वे वगैरह करंट से मैं परिचित नहीं था उस टाइम। तो मुझे लगा कि इन सब पे काम करेंगे तो मेंस हो जाएगा। उन सब पे काम किया, वापस 2023 वाले में प्री दिया, मेंस दिया, इसमें हो गया। अभी 24 वाला इंटरव्यू कॉल वापस आपका, मतलब कमियां एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। बिल्कुल। इंट्रोस्पेक्ट तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। कोई मोटिवेटिंग फैक्टर इस एग्जाम के पीछे, या फिर ऐसा था कि भाई राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम है तो इसको देना ही देना? मोटिवेटिंग फैक्टर यही था कि जब माँ बाप से बात करता था तो वो जब सुनते रहते थे, मैं उनकी ओर देखता रहता था बात करते हुए, तो उनकी आंखों में जो वो दिखता था एक कि हाँ सिलेक्शन होना चाहिए, और मैं भी सोचता था कि सिलेक्शन होने के बाद में इनको जो खुशी फील होगी मुझे वो चाहिए थी। तो सबसे ज़्यादा मोटिवेट उसी चीज़ ने किया है। गिव अप करने का मन किया कभी? कई बार। अच्छा। कई बार आता था दिमाग में। इवन जब 2023 वाला मेंस दे रहे थे उससे जस्ट एक महीने पहले ऐसा था कि जून में एग्जाम था मेंस का 2023 में, और मई के अंदर पोस्ट एलोकेट हुई थी 2021 वालों को। तो उसमें जब पोस्ट एलोकेशन देखा तो पता चला कि मात्र 0.5 नंबर से कोई एसडीएम से तहसीलदार में आ गया, कोई आरपीएस से इधर चला गया, कोई अलाइड में आ गया। तब सोचा कि 800 नंबर का मेंस का एग्जाम है, 100 नंबर का इंटरव्यू है, 1-2 नंबर तो कहीं भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, और उसके चलते अपन इतना रिस्क लेकर चल रहे हैं इस फील्ड में। तो ऐसे क्षण कई बार आते थे जब लगता था, लेकिन उस टाइम फिर वही था, अंदर से फील आता था कि माँ बाप का सपोर्ट तो है ही, और कोई ना कोई डेस्टिनी, ईश्वर, भगवान जो है वो अपने को सेलेक्ट करवाने के लिए पीछे है, खड़ी है कोई ताकत। तो वो विश्वास जैसे अंदर आता था और फिर वो वापस हट जाता था। कई बार ऐसे क्षण आते थे तब पापा से बात करता था तो भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मेरे लिए रहता था। आपने भी बोला रिस्क फैक्टर है, तो आपको क्या लगता है लक कितना बड़ा काम करता है? जैसे हर सेक्टर में लक का होता है भाई, भजन लाल जी भी सीएम बन गए, लक का बहुत बड़ा रोल था, तो यहाँ आरएस में लक का कितना क्या रोल है? लक का एग्जाम देने से पहले तक तो मैं 1% भी बिलीव नहीं करता था इस थ्योरी पे। जब ऐसे क्षण आते थे जब जरूर है अपने आप को वापस रिस्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है ऐसी चीज़ें, लेकिन उस टाइम तो मुझे एक ही चीज़ लगती थी कि मेरे को प्रीलिम्स का ये सिलेबस है, इस डेट को एग्जाम है तो पहले ये कंप्लीट करना है, मेंस का इस डेट को एग्जाम है उससे पहले ये सारे टेस्ट सीरीज लगानी है, ये सिलेबस कवर करना है, ये नोट्स यहाँ से पढ़ना है, ऐसे कवर करना है, सब कुछ स्ट्रेटेजी में वो चलता रहता था। लक के बारे में मैंने सिंगल टाइम ऐसा नहीं सोचा कि लक की वजह से ही सिलेक्शन होगा तो मैं छोड़ दूं, या फिर लक की वजह से होता है किस्मत काम करेगी तो होगा, या मैंने छोड़ दूं। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद से मुझे केवल एक ही फील आता है कि लक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा भाग्य का साथ मेरा तो रहा है, मेरा अब ऐसा मुझे फील होता है। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि तैयारी के दौरान अपने को इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है ज़्यादा? बिल्कुल। बट एक हम्बलनेस आ जाती है, ह्यूमिलिटी आ जाती है कि भाई लक ने भी साथ दिया है, बिल्कुल दिया है। वो सारी जैसे अपन इंसिडेंट देते हैं कि भाई इस बार अजमेर संभाग का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, पिछली बार बीकानेर संभाग का है, तो कहीं ना कहीं तो फैक्टर्स तो काम करते ही हैं अपने। करते हैं फैक्टर, बिल्कुल। किस एग्जामिनर के पास में कॉपी चेक होने गई है, और इंटरव्यू पैनल कौन सा है, इंटरव्यू के दिन आपका दिमाग शांत था या कोई टेंशन नहीं थी, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। मतलब हम तो ये बोलते हैं कि भाई जिन भी लोगों ने इंटरव्यू दिया है लगभग जो फेल हुए जो पास हुए लगभग सेम से ही है उनका जो कैलिबर है वो। बिल्कुल। शॉर्ट नोट्स का क्या फंडा है, कैसे बनाते थे या फिर? बिल्कुल
शॉर्ट नोट्स मैंने खुद के अपने बनाए। मैंने सबसे पहले तो डिटेल्ड नोट्स, मैंने नोट्स ही ज़्यादा पढ़े हैं। स्टैंडर्ड बुक्स तो 2023 के लिए रेफर की थी। बुक्स का मैं ये रहता था कि जो सिलेबस देखा, क्वेश्चंस देखे और बुक्स का देख लिया कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं और उस कंटेंट से वापस कोई क्वेश्चन और आ सकता है क्या, तो उसको अपने नोट्स में ऐड कर लिया। शुरुआत में डिटेल्ड नोट्स थे, उन सबको मेमोराइज कर लिया। फिर देखा कि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसको साइड किया, उसको याद किया और करीब 10-15 बार जब बहुत अच्छे से याद हो गए, फिर खुद से ही उनको लिख के बहुत शॉर्ट कर लिया। तो एग्जाम से जस्ट 1-2 दिन पहले जो है उनको रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगता है, उसके लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी हाँ, लेकिन शॉर्ट नोट्स तभी बने जब अच्छे से कंटेंट याद हो। कई टॉपर्स अपने नोट, जैसे विक्रांत शर्मा सर ने जो है अपने नोट्स शेयर किए थे, अब उनके जो शॉर्ट नोट्स थे वो अगर कंटेंट पूरा याद नहीं है तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए हेल्पफुल नहीं रहेंगे। यदि मुझे वो कंटेंट याद है फिर उसमें से शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं तो वो मेरे लिए मेरे ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई थिंक शॉर्ट नोट्स का फंडा है कि आप नोट्स तो किसी के पढ़ सकते हो, लेकिन शॉर्ट नोट्स खुद के होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स दूसरे के शॉर्ट नोट्स, दूसरी बात ये ना कि शॉर्ट नोट्स में वही चीजें जाती है जो आपको लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है या फिर ये याद करनी दोबारा जरूरी है। अब ये तो आप खुद ही डिसाइड करोगे ना कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप कौन सी चीजें भूल रहे हो, कौन सी चीजें याद कर रहे हो। आंसर राइटिंग का कितना क्या बड़ा रोल है? आंसर राइटिंग का 100% मेंस के लिए तो आंसर राइटिंग ही है। ऐसा कहा जाता है कि जो जितना पढ़ेगा उसका प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाएगा और पढ़ने के साथ साथ जो लिखेगा उसका मेंस क्लियर हो जाएगा और फिर इनके साथ साथ जो बोलने की प्रैक्टिस करेगा तो इंटरव्यू भी इजीली क्लियर हो जाएगा। तो तीनों जो एग्जाम है तीनों का अलग अलग है, पढ़ना भी है, लिखना भी है और बोलना भी है। बोलने की प्रैक्टिस जो है करनी है। ठीक है। अच्छा, यूपीएससी में तो ऐसा होता है कि भाई आपको डायग्राम बनाने होते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग, इंट्रो, कंक्लूजन, वो सारी चीज़ें करनी होती है। ये चीज़ें यहाँ पे भी एप्लीकेबल है आरपीएससी में भी? जैसे 2021 वाली कॉपीज जो देखी उनको तो देख के लगता है कि बिल्कुल मैटर करती है। और ये चीजें रिटर्न प्रैक्टिस के साथ ही अपने आप धीरे धीरे डेवलप हो जाती है कि 5 नंबर के कंटेंट को 10 में कैसे लिखना है। कोई क्वेश्चन आ गया उस पर अपने को केवल 5 फैक्ट याद है और उसको 10 नंबर में लिखना है, तो ऐसी स्थिति के अंदर मैप बना के स्पेस भरा जा सकता है। तो अच्छा भी लगता है और कंटेंट भी अच्छा होता है, रिलायबल भी होता है। तो मार्क्स आधा 1 नंबर भी अगर ज्यादा मिल जाता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आरपीएससी में तो होता भी है ऐसा, जैसे एथिक्स में एक क्वेश्चन था, यूपीएससी में 10 नंबर का क्वेश्चन था वो, कि बुद्धा की जो टीचिंग्स है वो प्रासंगिक कैसे है आज के इसमें, और ये यहाँ पे 2 नंबर में पूछ लिया। तो ये आपको आना चाहिए कि 10 नंबर को 2 नंबर में कैसे करना है, 2 को 10 में कैसे। ये एक तरीके से भाव विस्तार ही हो गया। जीएस में भी आपको भाव विस्तार करना होता है कि आपको 2 लाइनें पता है लेकिन चौड़ा आपने कर दिया उसको। अच्छा, क्या मेजर गलतियां थी आपके जर्नी में जो आप चाहते हो कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स ना करें? एक जो 2021 वाले एग्जाम में मैंने जो गलतियां की थी कि एक बार तैयारी स्टार्ट करने के बाद में जब मैं फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर रखा था तो उन्होंने बंद किया तो मैं भी उनके साथ साथ बंद हो गया। उन्होंने जब क्लासेज स्टार्ट की तो मैं भी उनके साथ स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तैयारी स्टार्ट हो गई है तो क्लासेज हो या ना हो अपने को कंटिन्यू रखना है। तो मैंने तो जो मेजर मिस्टेक थी मेरी तो यही थी। दूसरी जो मैं मेरे साथ में जो एस्पायरेंट थे सब उनके देखता हूँ, तो इस तैयारी के दौरान एक तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। मोटिवेशन कहीं से भी आ जाता है और स्टार्ट करने के लिए चाहिए मोटिवेशन। एक बार मोटिवेशन आया और तैयारी स्टार्ट हो गई, लेकिन उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन तो वो मसाने वैराग जो बोलते हैं उसकी तरह आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन में अगर चीज़ें आ जाती है तो फिर वो मुश्किल नहीं लगती है। अपना फ्रेंड सर्किल इसमें बहुत चुना हुआ होना चाहिए। फ्रेंड सर्किल, कई बार ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो इस तैयारी में नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो अपने हिसाब से जीवन जीते हैं और इस तैयारी वाले एस्पायरेंट अपने हिसाब से जीते हैं, तो वो मैच नहीं होती चीजें फिर, या तो इनका टाइम खराब ही होता है एस्पायरेंट का। तो दोस्त भी इसी तैयारी वाले हों तो ज़्यादा बेटर है। और दोस्तों में भी साथ में डिस्कस करने वाले हो सकते हैं। जैसे हमारा एक ग्रुप था 3 लोगों का, तो हम लाइब्रेरी जाते थे, लाइब्रेरी से 4-5 घंटे वहाँ पढ़ लिए, फिर रूम पे आए 4-5 घंटे हमने डिस्कस करके पढ़ लिए, फिर शाम को 4-5 घंटे आंसर राइटिंग में और कंटेंट को इधर उधर से सर्च करने में इनमें। तो पूरा दिन कैसे निकलता था ये भी पता नहीं चलता था और जो ये भी नहीं लगता था कि अपन 15 घंटे से पढ़ रहे हैं। बोर नहीं होते थे और फिर 3 लोगों का अगर दिमाग लगता है तो कंटेंट और अच्छा हो जाता है। कई बार कुछ अनावश्यक चीजें पढ़ते थे वो निकल जाती है। आंसर राइटिंग एक दूसरे के चेक करते हैं तो वो भी अच्छी हो जाती है। तो फ्रेंड सर्किल अगर ग्रुप हो तैयारी करने वाला हो, लेकिन उसमें 2 या मैक्सिमम 3 लोग होने चाहिए। उससे ज्यादा तो फिर भीड़ हो जाती है, फिर उससे ज्यादा भीड़ हो जाती है, वो तैयारी के बजाय फिर वो डिस्टर्बेंस ही होता है उसमें भी।
अच्छा, फ्रेंड सर्किल और डिस्ट्रैक्शन से मुझे एक चीज़ और याद आ रही है कि सोशल मीडिया का कितना यूज करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे या कभी कभी मैं बिल्कुल करता था। जब महीने में 4-5 दिन तो ऐसे आते थे तब दबा के सोशल मीडिया भी चलाना, ये सब होता था अच्छा। वो। लेकिन मेरा ये था कि महीने में कम से कम 25 दिन जो है पढ़ाई होनी चाहिए। उस टाइम में कभी कभार कोई देख लिया तो देख लिया। एग्जाम के टाइम जैसे प्रीलिम्स हो गया था हमारा 2022 के एंड में शायद हो गया था, और जून 2023 में मेंस था। तो उस दौरान पूरे 6-7 महीने के अंदर तो कभी कभार चलाया, वो तो याद नहीं है। बाकी अनइंस्टॉल ही था। इंस्टाग्राम तो इंस्टॉल नहीं था फ़ोन में, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह तो। व्हाट्सएप पे भी कोई भी ग्रुप में मैं ऐड नहीं था। कोई पर्सनल मैसेज हो तो वो थे, बाकी सोशल मीडिया से मैं दूर ही था। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि भाई जैसे आप तो लगातार पढ़ रहे हो तो 30 दिन लगातार पढ़ रहे हो, या फिर महीने में 4-5 दिन 5-10 दिन ऐसे आते हैं कि भाई इस टाइम पढ़ाई नहीं बिल्कुल आते हैं मेरे तो। हर 5-6 दिन बाद में 1-2 दिन ऐसे आते थे तो पढ़ाई नहीं होती थी। पर ऐसे टाइम में फिर धीरे धीरे 1-2 साल बाद में वो लगने लग गया था कि अभी 4 दिन पढ़ लिए, 5वें दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो वो पता था कि आज नहीं पढ़ना। फिर मैं प्रॉपर रूप से पूरी दिन ही छुट्टी लेता था, एक तरह से किताब भी नहीं उठाता था उस पूरे दिन में। खुद का नेचर पता लग जाता है ना कि भाई ये एक तरीके से माइंड का मैकेनिज्म है कोप अप करने का। बिल्कुल कि भाई अब 5 दिन पढ़ लिया, अब रेस्ट चाहिए। हाँ, वरना ऐसे क्या है कि ऐसा हो जाता है कि यार 4 दिन से तो पढ़ रहे थे, आज पढ़ाई नहीं हुई, तो हल्का हल्का सा टेंशन होने लगता है, गिल्ट आता है। गिल्ट आता है। लेकिन मैंने फिर ये डिसाइड कर लिया था कि 4 दिन अच्छे से पढ़ लिया, भाई एक दिन आज कुछ नहीं पढ़ना, तो वो टेंशन भी नहीं होता था, और अगले दिन मैं रिफ्रेशमेंट के साथ में स्टार्ट करता था। सही बात है, सही बात है। रिलेशनशिप वगैरह में रहे हो अभी तक? शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी अभी नहीं हुई है। अच्छा सगाई हो रखी है, अच्छा, तो उसी के साथ जो है रिलेशनशिप में ही मानो आप। चलो बढ़िया, ये तो बढ़िया बढ़िया चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ बताओ, प्लान बी था आपका? प्लान भी मैंने तो शुरू में नहीं बनाया था, पर 2021 में जब मेंस क्लियर नहीं हुआ था, उस दौरान मेरे गांव का ही मेरे साथ में रहते थे, तो उन्होंने बीएड करने का जो है प्लान बनाया। तो साथ साथ में हमने फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम दे दिया, उसमें कॉलेज अलॉट हो गए, कॉलेज जस्ट मकान के पास में ही अलॉट हो गए, तो फिर उस बहाने कर लिया। अच्छा, वैसे दिमाग में प्लान बी के लिए कभी कोई योजना नहीं बनाई मैंने। आपको क्या लगता है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? अभी मुझे लगता है रखना तो चाहिए। रखना चाहिए। हाँ, लेकिन कम से कम 1-2-3 अटेम्प्ट तक तो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अब तो आरपीएससी जो है हर साल वैकेंसी करवाने के मूड में है। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था 2019 में, तब तक तो यही धारणा थी कि 3 साल में एक वैकेंसी कंप्लीट होनी है। तो मैंने यही सोचा था कि कम से कम 3 अटेम्प्ट मेरे को देने हैं, उसमें नहीं होगा तो फिर मैं कुछ और देखूंगा। तो 2 या 3 अटेम्प्ट तक तो अपने को प्लान यही रखना चाहिए। वो तो जो तैयारी करता है उस एस्पायरेंट को लग भी जाता है अपना कि अपन कहाँ स्टे कर रहे हैं, अपना होना है कि नहीं होना है। 21 वाला मेंस देने के बाद मुझे ये समझ में आ गया था कि ये कमियां हैं, मैं इस पे काम करूंगा। इनको करने के बाद में अगर नहीं होगा तो फिर देखूंगा। 2023 वाला मेंस देके मुझे ये फील था कि नहीं होगा, तो मुझे कोई कारण पता नहीं लग रहा इस बार की कोई कारण है कि यार ये कर लेते तो हो जाता। तो वो सारे मैंने काम कर लिए थे 23 वाले में, और वो साथ भी दिया डेस्टिनी ने भी। मतलब अल्टीमेटली आप ही को डिसाइड करना है बिल्कुल आपकी जर्नी को। दोनों थ्योरी होती है, एक होता है कि भाई आप यदि प्लान भी रखते हो तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, फिर आप प्लान ए पे ढंग से काम नहीं कर पाते। दूसरी थ्योरी ये भी होती है कि मान लो आप जीवन में फेल हो गए तो फिर लोग बोलते हैं कि प्लान भी रखना चाहिए था, हवा में नहीं आना चाहिए था। तो ये तो रिजल्ट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, सक्सेस पे भी लोग उसी हिसाब से ढाल भी लेते हैं वाली चीज़। बट अल्टीमेटली एस्पिरेंट ही जानता है कि उसकी जर्नी खुद पे डिसाइड, खुद पे बिलीव कितना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना है कि चलो मैं कर दूंगा तो और हो भी जाता है। मैं जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की तो मेरे सिंगल दिन ये दिमाग में नहीं आया कि मेरे सिलेक्शन नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी डाउट ही नहीं हुआ मुझे। मैं अब सोचता हूँ, एग्जाम से पहले तक तो मेरे दिमाग में आती नहीं थी चीज़ें, सिलेक्शन होने के बाद में सोचता हूँ तो लगता है कि यार कभी ये सोचा ही नहीं, डाउट आया ही नहीं खुद पे कभी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल था प्रॉपर। आरएस जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो क्या वर्ड देना चाहोगे आप? डिसिप्लिन प्लस हार्ड वर्क। अच्छा, पूरा डिसिप्लिन वाला मामला है। बिल्कुल। और इसमें इंटेलिजेंस कितनी जरूरत होती है इसे? इंटेलिजेंस मुझे नहीं लगता ज़्यादा मैटर करती है इसमें। स्मार्ट वर्क चाहिए, अगर व्यक्ति जिस माहौल में रहता है तो स्मार्ट वर्क करना सीख जाता है। अगर ज़्यादा आईक्यू कम है तो भी वो सीख जाता है। तो मतलब कुल मिला के मेहनत करेगा तो एक एवरेज बच्चा भी इस एग्जाम को निकाल सकता है। बिल्कुल। बाकी स्मार्ट वर्क तो आदमी कहीं भी सीख सकता है, आईक्यू जिसका ज़्यादा है वो तो ऑलरेडी करता है। एक मैसेज जो आप हमारे एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे, जो भी फ्यूचर जनरेशन है उसको देना चाहोगे? तो ये जर्नी जो है लंबी बहुत है, इसमें आपको 1 साल 2 साल 4 साल का प्लान लेकर नहीं चलना चाहिए। पेरेंट्स को तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम बच्चों को 12th के बाद में 10 साल दे दो उनको, कि अपने आप को फाइंड आउट करें क्या करना है क्या नहीं करना है। शुरुआत में कोई भी एक जो है करियर चुनना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक व्यक्ति एक करियर चुन लेता है और फिर उसी में सफल हो जाता है। 2-4 करियर सब ट्राई करके देखते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना
नेचर के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड होता है। तो पेरेंट्स को दबाव नहीं देना चाहिए और स्टूडेंट को जो है अपने आप को फाइंड आउट करने के लिए पूरा जी जान से मेहनत लगा देनी चाहिए इसमें। अभी विष्णु भाई ने जैसे 10 साल बोला, 10 साल आपको ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा 12th के साथ, तो 12th लगभग 17 साल में हो जाती है। बिल्कुल। 17 प्लस 10 27। तो अभी जैसे अपन ने ग्राफ भी बनाया था, तो इस एग्जाम के निकलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 25 के बाद से स्टार्ट होनी होती है। 25 26 27 28, ये जो 4 साल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी डाउन होने लगता है। तो मेरा स्पेशली मानना ये कि प्लान बी आप 28 के बाद से स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल 28 29 हो गए तो कि आप प्लान बी पे आप काम करो। अब प्लान बी कुछ भी हो सकता है, दूसरे एग्जाम हो सकते हैं, बिजनेस हो सकते हैं, साथ में से एग्जाम को देते रहो, कोई इशू नहीं है। बट यदि आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हो तो 27 28 तक आपकी तैयारी हो चुकी है। अब आप एग्जाम टाइम पे 1-2 महीना दो और बाकी आप अपने काम करो। ठीक है, लास्ट राउंड है हमारा, रैपिड फायर चलता है ये, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको उत्तर देने सीधे सीधे। ठीक है, ठीक है। टी और कॉफ़ी क्या पसंद है आपको? चाय या कॉफ़ी? अच्छा, कॉफ़ी पसंद है आप। मॉर्निंग स्टडी या लेट नाइट स्टडी? मॉर्निंग स्टडी। ओके, कितने बजे उठते थे? अमूमन 5 बजे। 5 बजे उठ जाते थे। सिटी पसंद है गाँव? गाँव। गाँव पसंद है। तो जॉब कैसे करोगे फिर? आपको तो गाँव वाला ही मिलेगा वैसे। लाइब्रेरी या रूम स्टडी के लिए? दोनों मिक्स करते थे। ठीक है। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए? ये इंडिविजुअल है। अच्छा, आपका क्या था? मेरा ऑफलाइन था, लेकिन अगर उस टाइम ऑनलाइन होता तो मैं ऑनलाइन लेता। ओके। आरएस या आरपीएस क्या चॉइस फर्स्ट रहती है आपकी? फर्स्ट आरएस। आरएस रहती है आपकी। ग्रुप स्टडी या सोलो स्टडी? बोथ। दोनों जरूरी होती है। ठीक है। पेन पेपर या डिजिटल नोट्स? पेन पेपर। पेन पेपर नोट्स। आरपीसी के लिए एक शब्द? भाग्य विधाता। भाग्य विधाता। सिलेबस में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? एथिक्स। एथिक्स, अरे वेरी गुड। फेवरेट मूवी? 3 इडियट्स। 3 इडियट्स। एक वर्ड में आंसर देना। प्रीलिम्स के बारे में क्या एक वर्ड? इंट्रोडक्शन। ठीक है। मेंस? स्मार्ट वर्क। ओके। अपने इंटरव्यू? पर्सनैलिटी। ओके। रिजल्ट डे? अगर पॉजिटिव हो तो ये भी भाग्य विधाता ही हो गया। हाँ, या मेमोरेबल डे। ओके। सिलेबस के बारे में एक वर्ड, आरपीएससी के सिलेबस के बारे में? ऑफिसर्स मेकर। अच्छा सिलेबस है मतलब? बिल्कुल। ओके, थैंक यू विष्णु भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा।